अभी तक अपन ने क्या देखा कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टिकल का एक सिस्टम लिया है अपन ने, और सपोज ये एक्स एक्सिस है, दोनों पार्टिकल जो हैं वो एक्स एक्सिस पे ही हैं, और ओरिजिन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस x1 है और इसका डिस्टेंस यदि x2 है, मास इसका m1 इसका मास m2। तो ये दो पार्टिकल का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये तो अपन ने देखा पिछली बार, x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, यदि टू डायमेंशन में और जनरल इक्वेशन यदि अपने को निकालनी हो सेंटर ऑफ मास की, तो उसको किस तरह से अपन करेंगे। तो ये दो पार्टिकल्स को हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दिया है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मास इन दोनों का m1 m2 है। अच्छा, सपोज पहला वाला जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r1 है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1 m1 प्लस r2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये पोजीशन जो है इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि m1 हैवी है या m2 हैवी है ना, जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी मासेस को, उसके बीच में कहीं पे पड़ेगा। जैसे यदि यही वाला केस अपन लेते हैं, है ना, ऐसा जैसा देखने में लग रहा है कि r1 का पोजीशन वेक्टर अपन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली i प्लस 2j, है ना, इसी टाइप से लग रहा है देखने में। और r2 जो है उसको हम ले लेते हैं 3i प्लस j। ठीक है, m1 को 1 kg और m2 को 2 kg ले लेते हैं। ठीक है, तो जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस ट्वाइस 3i प्लस j। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 इधर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इसमें, 7i प्लस 4j अपॉन 3। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर जैसे अपन यूज करते हैं, तो x और y कंपोनेंट जो है वो एक साथ ही आ गया। x कंपोनेंट जो है वो ये कितना आ गया अपना, ये 7/3 आ गया, सॉरी 7/3। ठीक है, ये 7/3, और y कंपोनेंट जो है सेंटर ऑफ मास का वो क्या आ गया अपना, 4/3। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, ये दोनों पार्टिकल्स तो स्टेशनरी थे, यदि ये दोनों पार्टिकल यदि मूव कर रहे होते तो सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है वो हम किस तरह से पता करेंगे, उसको निकालते हैं। जब सपोज दोनों पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले लेते हैं v1, और सपोज ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v2। ठीक है, तो v1 v2 को r1 r2 के टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, v1 क्या है, dr1 बाई dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, और v2 क्या है, dr2 बाई dt। ठीक है, तो अब यदि हमको वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम से दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा dr सेंटर ऑफ मास बाय dt। ठीक है, यही हो जाएगा बेसिकली, इज इक्वल टू dr1 बाय dt m1 प्लस dr2 बाय dt m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है,
तो वेलोसिटी क्या आ गई सेंटर ऑफ मास की? वेलोसिटी आ गई v1 m1 प्लस v2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एग्जैक्टली जिस तरह से आपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली थी, उसी तरह से आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है, यहाँ तो दो पार्टिकल्स लिए हैं अपन, है ना, हम पार्टिकल लेने को हम कितने भी पार्टिकल ले लें उससे तो फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, हम 4 पार्टिकल ले लें, एक पार्टिकल इधर ले लें और एक पार्टिकल इधर ले लें। ठीक है, या कितने भी पार्टिकल ले सकते हैं, तो बेसिकली इक्वेशन जो है वो उसमें वो सारे पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे। ये तो एक जेनरिक इक्वेशन बेसिकली अपन ने निकाल ली। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में। अच्छा, अब सपोज ये दोनों बॉडीज जो है एक्सेलरेट कर रही हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसका एक्सेलरेशन सपोज इस डायरेक्शन में a1 और इस बॉडी का डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में सपोज a2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के रिलेशन से क्या होगा रिलेटेड? a1 जो है वो dv1/dt है और a2 क्या है? dv2/dt है। ठीक है, तो जिस तरह से अपन ने वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था सेंटर ऑफ मास का, इसी तरह से अपन एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, है ना, इस रिलेशन को बेसिकली डिफरेंशिएट कर देना एक बार और। ठीक है, तो d वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय dt, तो ये कितना है a1 m1 प्लस a2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। एग्जैक्टली सेम रिलेशन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। यदि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जितने पार्टिकल्स हैं उनका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन अपने को मालूम हो, तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो रिलेशन अपने पास में आया है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। तो इसको देखने के लिए ये ऊपर वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो ये अपन ने दो पार्टिकल सिस्टम जो लिया, तो इसमें यदि हम सिस्टम बाउंड्री यदि बनाएं, तो सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है। ठीक है, इसको यदि हम रीअरेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1 m1 प्लस a2 m2। ठीक है, थोड़ी और जगह बना लेते हैं। तो इसमें ये जो टर्म है a1 m1, ये a1 m1 क्या है? ये फोर्स ऑन m1 है। ठीक है, इसको यदि मैं m1 बोल रहा हूँ और इसको मैं m2 बोल रहा हूँ, है ना, फोर्स ऑन m1। और कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसको मैं F1 बोल सकता हूँ, है ना, फोर्स ऑन m1 जो कि एक्सटर्नल फोर्स है। अभी ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है इसको अपन थोड़ा और ध्यान से देख लेंगे। और a2 m2 क्या है? a2 m2 एक्सटर्नल फोर्स ऑन m2 जिसके कारण m2 एक्सेलरेट कर रहा है। F1 जो है m1 को एक्सेलरेट करा रहा है और F2 जो है वो m2 को एक्सेलरेट करा रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसका मतलब क्या निकला कि यदि सपोज दो पार्टिकल्स की जगह सपोज दो इंडिविजुअल्स होते, है ना, यहाँ पे लाल में यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है और ग्रीन में यहाँ पे भी कोई इंडिविजुअल है, और सपोज वो किसी, है ना, आइस के ऊपर जो है दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। ठीक, बर्फ है और बर्फ के ऊपर दोनों खड़े हैं, बीच में कोई डिस्टेंस है और सपोज इनके बीच में एक रस्सी है ना, रस्सी से एक दूसरे को इन्होंने मतलब इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है और वो बर्फ जो है वो नीचे फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो यदि m1 यदि रस्सी को खींचता है तो m2 जो है वो m1 की तरफ पुल होगा और इसका जो रिएक्शन पेयर है ना, क्योंकि इस रस्सी में तो टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टेंशन जो है वो m1 को m2 की तरफ पुल करेगा। ठीक,
तो M1 के पुल करने के कारण बेसिकली दो फोर्सेस जनरेट हो गए इसमें, एक्शन रिएक्शन पेयर। कौन से दो फोर्स जनरेट हो गए? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21। एक फोर्स तो ये जनरेट हो गया जो इस वाली एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा फोर्स कौन सा जनरेट हो गया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये दो फोर्स जनरेट हो गए। ये दो फोर्सेस जो हैं ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। ठीक है, और इन इंटरनल फोर्सेस के कारण इन दोनों इंडिविजुअल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक है, ये तो अपने को मालूम ही है, न्यूटन लॉ से, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको चाहते तो हम ये लिख सकते थे F1, है ना, ये अंडरस्टूड है कि F1 एक्सटर्नल है ना, ये वाला, है ना, या फिर मैं लिख भी देता हूँ F1 एक्सटर्नल प्लस M2 क्या हो गया? F2 एक्सटर्नल, है ना। अच्छा, आप चाहें तो ये फोर्स भी यदि लिखना चाहें तो आप लिख तो सकते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं। F12 प्लस F21। ठीक है, पर ये चूंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इंटरनल फोर्सेस से जो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस इक्वेशन को अपन और कैसे लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये f1 प्लस f2 क्या है? ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अलग अलग पार्टिकल पर भले एक्ट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। यदि पार्टिकल जुड़े हुए नहीं है तो अलग अलग एक्ट करेंगे। यदि एक सिंगल पार्टिकल होता, कुछ इस तरह की कोई रॉड होती, है ना, या सिंगल एक पार्टिकल होता है जिसपे एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उस तरह से हम फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में। अच्छा, अब इस रिलेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। क्या कॉन्सिक्वेंस है? यदि एक्सटर्नल फोर्स नेट यदि 0 है, इसका मतलब क्या निकला? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यदि 0 हो गया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, या तो 0 है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो 0 है या फिर कांस्टेंट है। इसका मतलब यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है, तो यदि वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल यदि रेस्ट पे है, तो यदि उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का यदि सेंटर ऑफ मास यदि मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो सकता है मूव कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे दो पार्टिकल सिस्टम है अपना, सपोज ये दो पार्टिकल सिस्टम है, ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है ना, और इस तरह से इस तरफ जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीका, सिंपल एग्जांपल ले लिया अपन ने। तो यदि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और फिर इसका अपन एग्जांपल देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है।